नमस्कार दोस्तों, साहित्य संपदा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में वेंकट शर्मा द्वारा लिखी जो भूमिका है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे रीति ग्रंथों की परंपरा। शुक्ल जी ने केशव को चमत्कारी कवि माना है। केशव ने संस्कृत के काव्य शास्त्र के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य में एक प्रकार से उसकी संक्षिप्त उद्धरणी सी कर दी थी, जिसका आभास सूत्र उनके कविप्रिया ग्रंथ में मिलता है। उन्होंने अलंकार पद में ही रस और रीति आदि सभी काव्यांगों का समावेश कर लिया था। कविप्रिया में अलंकारों को सामान्य और विशेष जैसे द्विविध भेदों में विभक्त कर वे सामान्य के अंतर्गत वर्ण और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकारों का स्वरूप बोध कराने तक ही सीमित रहे हैं। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में केशव के समय से ही रीति ग्रंथों की परंपरा चलने का जो निषेध किया है, क्योंकि कविप्रिया की रचना के 50 वर्ष पश्चात ही अखंड परंपरा का उद्भव और विकास हुआ था। हिंदी के अधिकांश अलंकार ग्रंथ चंद्रालोक कुवलयानंद की पद्धति पर ही रचे गए थे, जिनके पूर्वार्ध में अलंकारों के लक्षण और उत्तरार्ध में उनके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे। यह एक प्रकार की सूत्र प्रणाली ही थी, जिसकी पद्यमयी रचना में उनकी व्याख्या और विवेचना के लिए गुंजाइश नहीं थी। विशेष बात यह थी कि रीतिकाल के प्राय सभी आचार्य अलंकारवादी कवि भी थे, अतः उन्हें अलंकारों के उदाहरणों का एक ऐसा अंबार सा लगा दिया जिससे रीतिकाल का कला सौष्ठव अत्यंत भव्य और आकर्षक बन गया। आप यहाँ इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा। रीतिकाल के प्राय सभी आचार्य अलंकारवादी कवि थे, अतः उन्होंने अलंकार के उदाहरणों का एक ऐसा अंबार सा लगा दिया था जिसके रीतिकाल का कला सौष्ठव अत्यंत भव्य और आकर्षक बन गया था। ये पंक्ति किसकी है? तो शुक्ल जी की है। कवि और आचार्य का अंतर्भेद। आचार्य शुक्ल ने कवि और आचार्य को दो भिन्न भिन्न श्रेणियों में व्यक्त किया है, जिनमें क्रमशः कार्ययत्री सृजनात्मक शक्ति और भावयत्री विवेचनात्मक शक्ति प्रतिभा का संचार रहता है। हिंदी के रीति ग्रंथकारों ने उनकी पृथकता न समझी और वे एक ही साथ दो घोड़ों की सवारी करने के लिए कटिबद्ध हो गए, जिसके एकीकरण के कारण वे अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभा सके। उनकी विफलता का कारण यह भी रहा कि उस समय तक हिंदी गद्य का वांछित विकास नहीं हुआ था और पद्य विधा में काव्य का ही बोलबाला था। अतः उन कवियों द्वारा गद्य लेखकों की भांति अलंकार शास्त्र और काव्यांगों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जा सका। यही कारण है कि शुक्ल जी के मतानुसार हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए थे, वे आचार्यों की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, आप इसको चाहें तो अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। लक्षण ग्रंथों के प्रणेता रीतिबद्ध कवि। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी से ही हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा का प्रचलन माना है, जिन्होंने संवत 1700 के आसपास काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश नामक 3 ग्रंथ लिख करके काव्य के सभी अंगों का निरूपण कर दिया था। अर्थात शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीति ग्रंथों को प्रारंभ माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। इनके 3 ग्रंथ बताए हैं शुक्ल जी ने, काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश। उन्होंने छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी थी। उनके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी थी, अतः काव्य रचना की विशेष प्रणाली चल पड़ने के कारण ही उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहना औचित्यपूर्ण समझा गया है। शुक्ल जी ने रीतिकाल के दूसरे प्रकरण में जिन प्रमुख आचार्य कवियों का विवरण दिया है, उनमें चिंतामणि त्रिपाठी का स्थान सर्वोपरि है। यानी कि शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। चिंतामणि तिकवापुर जिला कानपुर के निवासी थे। उनके 3 भाई थे, जिनका नाम भूषण, मतीराम, जटाशंकर थे। इन चारों भाइयों ने रीति काव्य के सृजन में अपना पूर्ण योगदान दिया। यहाँ प्रश्न ये बनता है कि किस इतिहासकार ने चिंतामणि त्रिपाठी को उनके 3 भाई के रूप में बताया है। उनके 3 भाई और थे, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। तो ये शुक्ल जी थे। चिंतामणि ने रामायण नामक एक काव्य ग्रंथ भी लिखा, जिसकी हस्तलिखित अधूरी प्रति नागरी प्रचारणी सभा काशी में आज भी सुरक्षित है। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है।
चिंतामणि ने रामायण नामक एक काव्य ग्रंथ भी लिखा, जिसकी हस्तलिखित अधूरी प्रति नागरी प्रचारणी सभा काशी में आज भी सुरक्षित है। यहाँ प्रश्न ये बनता है कि चिंतामणि का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अधूरा है? तो रामायण नामक काव्य ग्रंथ। उनके 3 लक्षण ग्रंथों का उल्लेख पहले किया जा चुका है, जिनमें काव्य के सभी अंगों का निरूपण हुआ है। उनकी भाषा अत्यंत ललित अनुप्रासमयी थी, जिसमें काव्य कौशल का अद्भुत निर्वाह हुआ है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में उनके कुछ चयनित उदाहरण देकर उसकी पुष्टि की है। इस काल के द्वितीय प्रमुख कवि का नाम बंदी था, जो आसनी के बंदी जन थे। प्रश्न ये बनता है कि बंदी जन जो कवि हैं वो कहाँ के निवासी थे? तो आसनी के थे। उनका रचनाकाल 1700 के आसपास माना जाता है। उन्होंने नक्शिक और षड्ऋतु वर्णन पर अनेक फुटकल कवित्वय लिखे थे, जो अल्पसंख्यक होने पर भी अपनी गुणवत्ता में उच्च कोटि के माने जाते हैं। इसी कार्यकाल में मारवाड़ के सुप्रसिद्ध महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण नामक लक्षण ग्रंथ में चंद्रालोक की शैली में लिखा, जिसके दोहों की प्रथम पंक्ति में अलंकारों के लक्षण और द्वितीय पंक्ति में उदाहरण प्रस्तुत किए गए। प्रश्न ये है कि भाषा भूषण का जो आधार ग्रंथ था वो क्या था? तो चंद्रालोक। महाराजा साहब की गणना रीतिकाल के प्रमुख आचार्यों में की जाती है, यद्यपि वे आचार्यत्य की तुलना में कवि रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हुए। भाषा भूषण के अतिरिक्त उन्होंने तत्व ज्ञान संबंधी भी अनेक ग्रंथ लिखे। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नामक एक नाटक भी पद्यबद्ध विधा में लिखा, जो अपने ढंग का एक अनूठा नाटक माना जाता है। उनके भाषा भूषण की अनेक टीकाएं भी लिखी गई हैं। तो जसवंत सिंह का जो नाटक है वो कौन सा है? तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। रीतिमुक्त परंपरा का उद्भव। रीतिकाल के रीतिमुक्त श्रृंगारी कवियों में बिहारी लाल की जितनी ख्याति मिली, उतनी अन्य कवियों की नहीं मिली। वे जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के राजाश्रित कवि थे, जिनके एक अन्योक्तिपरक दोहे में महाराजा साहब की मनोवृत्ति में इतना चमत्कारपूर्ण परिवर्तन किया कि वे नवोढ़ा महारानी के प्रेम चंगुल से बाहर निकलकर राजकाज में दिलचस्पी लेने लगे। बिहारी ने अपने जीवन काल में बिहारी सतसई नामक केवल एक ही ग्रंथ लिखा था, जिसके दोहे श्रृंगारकार के शिरोरत्न माने जाते हैं। उनका वह ग्रंथ इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि उस पर कालांतर में अनेक टीकाएं भी लिखी गई। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों और शोध प्रज्ञों ने उनके कृतित्व का विश्लेषण अपने अनेक समीक्षा ग्रंथों में किया, जिनसे उनकी काव्य प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है। कहते हैं कि उनके एक एक दोहे पर प्रसन्न होकर महाराजा जयसिंह उन्हें एक एक अशर्फी प्रदान करते थे। वस्तुतः उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में सागर में गागर भरने का कार्य किया था। इसकी पुष्टि करने के लिए आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में विविध प्रकार के उदाहरण उद्धृत किए हैं। यहाँ पे पूरा पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको चाहें तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कविवर मंडन जैतपुर बुंदेलखंड के निवासी थे। प्रश्न है कि मंडन कहाँ के निवासी थे? तो जैतपुर बुंदेलखंड के। संवत 1617 के आसपास उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की थी, जिनसे उनके कवित्व सवयों का काव्य श्रेष्ठ प्रकट होता है। अभी तक उन्होंने 505 ग्रंथों का ही पता चला है, जिनके नाम रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह और नैन पचासा है। मंडन के ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये 5 ग्रंथ हैं: रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह और नैन पचासा। रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि। रीतिकाल के आचार्य कवियों में मतीराम का स्थान अत्यंत उच्च श्रेणी में माना जाता है। उन्होंने ललित ललाम नामक लक्षण ग्रंथ 1716 से 1745 के बीच रचा था। उनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ भी अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। साहित्य सार, रसराज और लक्षण श्रृंगार नामक उनके 3 अन्य ग्रंथ भी प्रकाश में आए। बिहारी सतसई की भाषा शैली के ढंग पर उन्होंने मतीराम सतसई भी लिखी थी, जो अपनी सरसता में बिहारी के दोहे के समकक्ष मानी जाती है। शुक्ल जी ने मतीराम की काव्यगत उपलब्धियों का सार भूत विश्लेषण कर उनका सम्मान और गौरव भी और अधिक बढ़ा दिया था। चिंतामणि और मतीराम के सहोदर भ्राता कविवर भूषण का नाम रीतिकाल के कवियों में अत्यंत आदरपूर्वक लिया जाता है। वे छत्रपति शिवाजी के राजाश्रित कवि रहे, जिन्होंने हिंदू तत्व रक्षक शिवाजी के शौर्य और पराक्रम के वीर रस परक भव्य चित्रण अपने कवित्व सवयों और छप्पय में किया। उन्होंने पन्ना के महाराज छत्रसाल का गुणगान भी उसी रूप में किया था जिस रूप में उन्होंने शिवाजी को सराहा था। प्रश्न ये बनता है कि भूषण जो थे, शिवाजी की वीरता के अलावा उन्होंने किसका गुणगान किया था? तो पन्ना के महाराज
महाराजा छत्रसाल का। शिवा को बखानो छत्रसाल को पंक्ति द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। उनके द्वारा रचित शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हुए, जिनका प्रमुख विषय शौर्य चित्रण करना ही रहा। उनके अनेक अन्य 3 ग्रंथ भी कहे जाते हैं, जिनके नाम भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा हैं। कहते हैं कि उन्होंने श्रृंगार रस के भी कुछ कवित सवय लिखे थे, किंतु वे अपने नाम गणना मात्र ही माने जाते हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण उन पर लक्षण ग्रंथों की रचना परिपाटी का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, जिसका प्रमाण उनके शिवराज भूषण ग्रंथ में मिलता है। यद्यपि उन्होंने उस ग्रंथ में प्रमुखतः अलंकार निरूपण ही किया था, किंतु अलंकारों के लक्षण निर्धारित करने के पश्चात उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वह अन्य रीति कवियों की भांति श्रृंगार परक न होकर वीर रसात्मक ही थे। एक आचार्य के रूप में वे इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सके जितनी ख्याति उन्हें वीर रस के कवि के रूप में मिली। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। एक आचार्य के रूप में वे इतनी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सके जितनी ख्याति उन्हें वीर रस के कवि के रूप में मिली। अपनी ओजस्विनी भाषा शैली और वीर रसयुक्त कवि सवयों और छप्पे पद्धति में उन्होंने जो काव्य सृजन किया है वह अपने ढंग का अद्भुत अद्वितीय योगदान है। यद्यपि उनके अलंकारों के लक्षणों और उदाहरणों में वांछित तालमेल नहीं है, किंतु वीर रस की परिपूर्णता के कारण वह उत्कृष्ट श्रेणी का सृजन ही माना जाता है। रीतिकाल के कवियों में कुलपति मिश्र भी अपना अनूठा स्थान रखते हैं। अब हम कुलपति मिश्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भूषण के बारे में देखा था। वे माथुर चौबे और महाकवि बिहारी के भांजे थे। कुलपति मिश्र कौन थे? बिहारी के भांजे थे। उन्होंने रस रहस्य नामक ग्रंथ संवत 1727 में लिखा था, जिसमें उनकी काव्य शास्त्रीय विद्वता प्रकट होती है। शास्त्रीय निरूपण करते समय उन्होंने कुछ स्थलों पर गद्य का भी प्रयोग किया है। उनका रचना काल संवत 1724 से 1743 की समय सीमा निर्धारित किया जाता है। कुलपति मिश्र का रचना काल क्या है? 1724 से 1743। उनका एक ग्रंथ है रस रहस्य, जो उनकी विद्वता को प्रकट करता है। कहते हैं कि उन्होंने द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी और नक्षिक श्रृंगार सार नामक 3 अन्य ग्रंथ भी लिखे थे, किंतु रस रहस्य के समक्ष उनकी छवि धूमिल सी पड़ जाती है, अर्थात रस रहस्य उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बना। रीतिकालीन काव्यशास्त्रीय परंपरा में कुलपति मिश्र का योगदान इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मम्मट लिखित काव्य प्रकाश की छाया पर जिन शब्द शक्तियों और काव्यांगों की विवेचना की वे अधिक उलझी हुई नहीं है। उनके भाव पक्ष और कला पक्ष में भी काव्य की रमणीयता का संचार प्रभुत मात्रा में हुआ है। आचार्य शुक्ल ने इसी काव्यमाला की श्रृंखला में सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, राम, नेवाज, श्रीधर यानी कि मुरलीधर, कविंद्र यानी कि उदयनाथ, श्रीपति, कृष्ण कवि, रसिक, सुमति, गंजन, अली मुहिब खां यानी कि प्रीतम आदि अनेक कवियों का संक्षिप्त जीवन व्रत और कृतित्व निरूपित करते समय उनकी काव्यगत विशेषताओं की भी उद्घाटित की है, जिनके उदाहरण उनकी उपलब्धियों को प्रमाणित करते हैं। इस क्षेत्र में आचार्य कवि देवदत्त और भिखारी दास भी शीर्ष स्थानीय रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आचार्य देव एक उत्कृष्ट श्रेणी के काव्य शास्त्री और प्रखर प्रतिभा संपन्न कवि थे। अब हम देव के बारे में पढ़ रहे हैं। यद्यपि केशव और बिहारी जैसे भाग्यशाली कवियों की भांति राजाश्रय तो प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु वे अपने कृतित्व के कारण साहित्य जगत में उत्कृष्ट गौरव प्राप्त कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है देव के बारे में, शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य देव एक उत्कृष्ट श्रेणी के काव्य शास्त्री और प्रखर प्रतिभा संपन्न कवि थे। यद्यपि उन्होंने केशव और बिहारी जैसे भाग्यशाली कवियों के भांति राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वे अपने कृतित्व के कारण साहित्य जगत में उत्कृष्ट गौरव प्राप्त कर सके। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक ग्रंथ देव ने ही लिखे थे। ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रश्न किसने लिखे हैं, तो देव ने लिखे हैं, जिनकी संख्या 52 से 71 के बीच निर्धारित की गई है। उनके लिखित ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, नक्षिक इत्यादि ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है, जिनकी पृथक पृथक विवेचना करना यहाँ संभव नहीं है। रीतिकालीन काव्य शास्त्रों में आचार्य भिखारी दास को वही दर्जा दिया जाता है जिसके अधिकारी
चिंतामणि त्रिपाठी और देवदत्त रहे हैं। अर्थात शुक्ल जी ने भिखारी दास का स्थान चिंतामणि त्रिपाठी और देवदत्त की श्रेणी में किया है। उन्होंने काव्य निर्णय शीर्षक लक्षण ग्रंथ में काव्य के विभिन्न अंगों का निरूपण करने में जो सफलता प्राप्त की है वह अन्य आचार्य कवियों के लिए सुलभ नहीं हो सकी। उस ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतीका, अमर प्रकाश, संस्कृत के अमर कोश का पद्यानुवाद आदि अनेक ग्रंथ लिखे जिनका अपना अपना क्षेत्रगत महत्व है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय के अलावा अन्य ग्रंथों का भी यहाँ पे शुक्ल जी ने जिक्र किया है। इन्होंने रस सारांश लिखा है, श्रृंगार निर्णय लिखा है, नाम प्रकाश कोश है, विष्णु पुराण भाषा है, छंद प्रकाश है और शतरंज शतीका है और अमर प्रकाश है। प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भिखारी दास का नहीं है, तो हमें इनके सभी के नाम याद होने चाहिए। आचार्य शुक्ल ने उनकी विषय प्रतिपादन शैली और रचना शैली की बड़ी प्रशंसा की है। प्रश्न ये है कि आचार्य शुक्ल ने भिखारी दास के किस गुण की सबसे अधिक प्रशंसा की है, तो विषय प्रतिपादन शैली और आलोचना शैली। कुछ विद्वान दास जी की नायिका विषयक अवधारणाओं को कई दृष्टियों से मौलिक मानते हैं, किंतु तत्वतः यह अर्ध सत्य मात्र है। उनका आचार्य तत्व मध्यम कोटि का ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके सैद्धांतिक विवेचन में कई प्रकार की गुत्थियां भी उलझी हुई हैं। जहाँ तक काव्य रचना का क्षेत्र है, भिखारी दास साहित्यिक और परिमार्जित भाषा शैली के एक श्रेष्ठ कवि सिद्ध होते हैं, जिनकी श्रृंगारी रचनाओं में काव्य के उभय पक्षों का सही सामंजस्य और संतुलन विद्यमान है। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह भूपति ने भी रीतिकाल की रचनाओं को आगे बढ़ने में अपूर्व योगदान सहयोग दिया है। उन्होंने संवत 1791 में श्रृंगारिक दोहों में एक सतसई रची थी। गुरुदत्त सिंह का है, ये अमेठी के राजा हैं गुरुदत्त सिंह। उन्होंने संवत 1791 में श्रृंगारिक दोहों में एक सतसई रची थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंठाभरण और रस रत्नाकर नामक 2 ग्रंथ भी लिखे थे। अभी तक वे उपलब्ध नहीं हुए हैं। तोष निधि ने भी उसी कार्यकाल में सुधा निधि नामक एक लक्षण ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रतिपादन विषय रसों भावों का अंतर्भेदी निरूपण करना था। यहाँ पे गुरुदत्त सिंह यानी कि भूपति के ग्रंथ का नाम क्या है? कंठाभरण और रस रत्नाकर। और तोष निधि के ग्रंथ का नाम क्या है? सुधा निधि। विनय शतक और नक्शेश नामक 2 अन्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखे थे। वे अत्यंत सरस और संवेदनशील कवि भी थे, जिनकी रचनाओं का उनका सहज स्वभाव प्रकट होता है। आचार्य शुक्ल ने इसी काव्य परंपरा में दलपति राय और वंशीधर का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने भाषा भूषण की पद्धति पे अलंकार रत्नाकर नामक लक्षण ग्रंथ लिखा। दंडी के काव्यदर्श उदाहरणों का पद्यानुवाद कर उन्होंने लक्षण ग्रंथ की शोभा बढ़ाई है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा में आचार्य सोमनाथ का कृतित्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका रसपीयूष निधि शीर्षक ग्रंथ काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अपने ढंग का एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है, जिसमें उन्होंने काव्य के लक्षण, प्रयोजन, भेद प्रभेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोषों का विवेचना की है। तो सोमनाथ के ग्रंथ का क्या नाम है? रसपीयूष निधि। और इस रसपीयूष निधि ग्रंथ में इन्होंने किन किन विषयों पे लिखा है? तो काव्य के लक्षण, प्रयोजन, शब्द शक्ति, ध्वनि आदि विषयों पे लिखा है। चाहे सोमनाथ का स्थान मूर्धन्य कोटि के आचार्यों की श्रेणी में गिना जाता है। काव्य रचना की अन्य प्रवृत्तियां। रीतिकाल के मुक्तक रचनाकारों के अतिरिक्त प्रबंध काव्यों का भी सृजन हुआ है। संस्कृत के अनेक ग्रंथों का पद्यानुवाद भी किए गए। उस समय मालती माधव के आधार पर माधव विनोद नामक नाटकों की भी रचना की गई। फूकर कवि का रसरत्न नामक प्रबंध काव्य भी उस काल का महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रसरत्न किसकी रचना है? फूकर कवि की। इस काल में सैयद गुलाम नबी ने रसलीन के नाम से अंगदर्पण, रसप्रबोध जैसे ग्रंथ लिखे, जो सहृदय जनों के मन प्रसादन के मुख्य उपकरण बने। उनके चमत्कारपूर्ण वाग विदग्धता आज भी सराहनीय बनी हुई है। उन्हीं के समकालीन कवियों में रघुनाथ चरित रसिक मोहन नाम का अलंकार ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय हुआ। दूल्हा कवि के कवि कुल कंठाभरण शीर्षक ग्रंथ में उसी काल की रचनाओं में विशेष ख्याति प्राप्त हुई कि शंभुनाथ मिश्र द्वारा रचित रसकलोल, रसतरंगिनी
अलंकारदीप नामक 3 ग्रंथ भी विद्वानों के लिए चर्चित विषय बने। जयपुर निवासी शिव सहाय दास ने भी लोकोक्ति रस कौमुदी की रचना कर अपना अच्छा नाम कमाया। ये जयपुर के हैं, निवासी शिव सहाय दास ने लिखी है लोकोक्ति रस कौमुदी। रूपशाही का रूप विलास उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। इस काल के अन्य कवियों की एक विस्तृत विवरणिका शिव सिंह सरोज में दी गई है, अतः अपनी इस भूमिका के संक्षिप्त सर्वेक्षण में उनका विश्लेषण करना अति विस्तार का हेतु बन सकता है। उनकी विशेष जानकारी के लिए शिव सरोज और शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करना ही सर्वथैव उचित है। रीतिकालीन साहित्य सृजन की भूमिका में पद्माकर भट्ट का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने अपने ढंग से विशिष्ट काव्य रचना कर अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वे तैलंग ब्राह्मण थे, जिनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की मानद उपाधि से अलंकृत किया था। पद्माकर किसके आश्रय में थे? तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में थे और वे तैलंग ब्राह्मण थे। उन्होंने राम रसायन नामक एक चरित काव्य भी लिखा था, जिसकी प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध बनी हुई है। उनका जगत विनोद नामक ग्रंथ तो आज भी काव्य रसिकों और काव्याभासियों के लिए कंठाहार तुल्य बना हुआ है। यानी कि पद्माकर का मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जगत विनोद, जिसका पूर्व रसास्वादन तो उनके अध्ययन और अनुशीलन द्वारा ही किया जा सकता है। शुक्ल जी ने कविता के विविध विषयक उदाहरण देकर उनका अत्यधिक संस्तुत किया है। काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों की सारणी में आचार्य प्रताप शाही का योगदान कदापि विस्तृत नहीं किया जा सकता है। संवत 1882 में रचित उनके व्यंग्यार्थ कौमुदी नामक ग्रंथ ने तो उन्हें कवियों की उच्चतम श्रेणी तक पहुंचा दिया। यहाँ प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी ग्रंथ का रचना काल क्या है और इसके लेखक कौन है? तो संवत 1882 प्रताप शाही। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथों में उनके अतिरिक्त भी और भी अनेक रचनाकारों के योगदान की प्रशंसा की। उन्हें जिस प्रकार का सम्मान दिया है वह रीतिकालीन साहित्य की गरिमा में चार चांद लगाने वाला है। निश्चय ही रीतिकाल की साहित्यिक उपलब्धि अपनी संख्या और गुणवत्ता में किसी भी अन्य काल की उपलब्धियों के निम्न स्तरीय नहीं मानी जा सकती। अन्य कवियों की काव्य कृतियों के विषय। रीतिकाल के अन्य कवियों की काव्य कृतियों का विषय अत्यंत व्यापक और विस्तृत है, जिनकी महत्ता और क्षमता का विचार करने के पश्चात शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में एक स्वतंत्र प्रकरण लिखना उचित समझा। उस प्रकरण में अनेक कवियों का जीवन व्रत और कृतित्व रूपायित हुआ है, जिसके अध्ययन द्वारा इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि उस काल का साहित्य सृजन कितना अधिक समृद्ध और गौरवशाली रहा है। इन अन्य कवियों ने रीति ग्रंथ न लिख करके अन्य प्रकार की पुस्तकें लिखी, जिसमें नीति, भक्ति, श्रृंगार और कुछ अन्य विषयों की कृतियां सम्मिलित हैं। कुछ कवियों ने प्रबंधक काव्य लिखने के भी प्रयास किए हैं। ऐसे कवियों को रीति काव्य की उस स्वच्छंद धारा के प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है, जिसका प्रवाह हमें रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं में उपलब्ध होता है। आख्यान काव्य लिखने की प्रवृत्ति भी इन काव्य कवियों की रचनाओं में पाई गई, जिसमें सबल सिंह रचित महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हम्मीर रासो, कुमान मिश्र का नैषध चरित्र, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र, देवी दत्त की बैताल पच्चीसी, हर नारायण की माधव काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास, चंद्रशेखर का हमीरहट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, आदि आख्यान ग्रंथ प्रमुख हैं। इस काल में दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार और होली वर्णन जैसे अनेक भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कृष्ण लीलाओं से ही संबंधित प्रासंगिक संदर्भ माने जा सकते हैं। कवियों के कुछ अन्य विशेष वर्गों ने ब्रह्मज्ञान, वैराग्य, आश्रयदाताओं की प्रशंसा में भी फुटकर रचनाएं की हैं, जिनमें वृंद, गिरिधर राय, घाघ, बैताल आदि शुक्ति ग्रंथ भी शामिल हैं।
प्रश्न ये बनता है कि सूक्ति ग्रंथकार कौन है या नीति ग्रंथकार कौन है? तो वृंद है, गिरिधर राय हैं, घाघ है और बेताल है। शुक्ल जी ने भी ऐसे सभी कवियों की श्रेणियों में प्रायः 40 से भी अधिक कवियों के चयनित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनके अध्ययन द्वारा उस काल के अन्य कवियों के कृतित्वों का सारगर्भित मंथन किया जा सकता है। दीनदयाल गिरी की कुंडलियां भी उनमें से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे फिर अगले भाग में। आप सबका धन्यवाद।